सभी लोकतंत्र के दो चुनौती से अवगत हुए। पहला, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती और दूसरा, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। तीसरी चुनौती को लेकर मैं आई हूँ, जिसका नाम है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। तो लोकतंत्र मजबूत तभी हो सकता है जब लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूत हो सकती हैं, जैसे विधायी संस्थाओं को मजबूत बनाना, कार्यपालिका को मजबूत बनाना, न्यायपालिका को मजबूती प्रदान करना, मीडिया को मजबूत करना एवं संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना। तो सबसे पहले हम सरकार के तीनों अंगों के कार्यों के बारे में जानते हैं। पहला, कार्यपालिका, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन। दूसरा, न्यायपालिका, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय। और विधायिका, जिसके लिए संसद भवन। तो आते हैं सबसे पहले विधायी संस्थाओं को मजबूत बनाना। विधायी संस्थाओं में आप देखेंगे अक्सर कि विपक्षियों द्वारा हंगामे खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण संसद की कार्रवाई बाधित होती है और लोगों के मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। आइए एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं श्रीलंका के पार्लियामेंट। At the heart of Sri Lanka's democracy, total breakdown. The Speaker of Parliament Mahinda Rajapaksa held furniture, water spiked with chili, and the Constitution. While those who drafted the weighty book wanted MPs to exploit its full force, they probably didn't mean it to be taken literally. Parliament has again been adjourned, this time until Monday. हम यहाँ देख सकते हैं कि लगभग सीटें संसद में खाली पड़ी थी और राजनेता इकट्ठे होकर झगड़े कर रहे थे, यहाँ तक कि कुर्सियाँ भी उछाल रहे थे संसद में। तो आपको लगता है कि ये संसद अपने कार्यों को सही ढंग से करती है? दूसरे उदाहरण के तौर पे हम भारत को भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो भारत के कई राज्यों की विधानसभा की तस्वीरें हैं। आप यहाँ पे भी वही स्थिति देख सकते हैं जो हम श्रीलंका के पार्लियामेंट में देखा। उसी तरह से झगड़े और हंगामे होते रहते हैं। तो ये एक लोकतंत्र के लिए मजबूती है, इसे सुधारने की जरूरत है ताकि राजनेता अपने कार्यों को सही ढंग से कर सके और लोगों के मुद्दे को आगे रख सके। जैसा कि हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट को देख सकते हैं। ब्रिटेन जो एक विकसित लोकतंत्र। My Lord, with the leave of the House, I wonder if you permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter at the beginning of questions. During the 5 years of which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should offer rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister. With immediate effect. I do apologize. ये था ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक छोटा सा दृश्य, जहाँ आप देख सकते हैं कि राजनेता अपने कार्यों को सही ढंग से कर रहे हैं, यानी वो अपने सीटों पर उपस्थित जाहिर कर चुके हैं और वे वहाँ ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी जैसा कि हम श्रीलंका और भारत में देख सकते हैं। यहाँ के राजनेता अपने कार्यों को सही ढंग से करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के राजनेता संसद में देर से आने की वजह से वो अपनी नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी मजबूती यहाँ हमारे भी लोकतंत्र में होनी चाहिए, जैसे कि हमने इस पार्लियामेंट में देखा। That this was an unprecedented and historic moment was not lost on India's senior-most judges after the Chief Justice. I don't want another 20 years later some very wise men in this country blame that Charameshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. All four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, ये था न्यायालय के वरीय चार वरीय न्यायाधीश खुद को मीडिया के सामने आकर न्यायालय के कार्य
किया है, जो एक लोकतंत्र के लिए अशोभनीय है। इससे न सिर्फ सरकार की विश्वसनीयता गिरती है, बल्कि उन संस्थाओं को भी चोट पहुंचती है। संसदीय लोकतंत्र में आप प्राय देखेंगे कि सरकार के तीनों अंगों के बीच अक्सर हंगामे होते रहते हैं। जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है और यही न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है। तो इस तरह से इनके कार्य आपस में उलझे हुए होते हैं। कई बार स्थिति ये भी देखने को मिलती है कि न्यायालय के न्यायाधीश खुद को दबाव मुक्त महसूस नहीं कर पाते और वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू करते हैं, जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में देखा। अब अगली हमारी टॉपिक है मीडिया। मीडिया एक लोकतंत्र की चौथी स्तंभ होती है और एक लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही सारी खबरें देश की सारी खबरों को जनता के पास पहुंचाती है। लेकिन आज के लोकतंत्र में मीडिया अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करती है। वो लोगों के पास गलत या झूठी खबरें पहुंचाती है, जिसके कारण लोग गलत फैसले लेने के शिकार हो जाते हैं। तो हमें भी इसे मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों को ये सही बातों को पहुंचा सके लोगों तक। तो ये भी हमारे लिए देश की एक चुनौती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक संस्थाएं जैसे यूपीएससी, यूजीसी, ईडी, आईबी, सीबीआई, सीआईसी, सीबीसी, सीईसी आदि संस्थाएं शामिल हैं। इन संस्थाओं के कार्यकाज को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की चुनौती लोकतांत्रिक देश को है। यह आवश्यक है कि ये संस्था अपने कार्यों को सही ढंग से करें। धन्यवाद। धन्यवाद मिस दिव्या। वैसे आप लोगों ने सुन ही लिया इस चुनौती के बारे में, अब मुझे कोई बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब फिर से मैं हास्य कार्यक्रम के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी एक बेरोजगार और साधु जिसका टॉपिक है, और इस नाटक को लेके प्रस्तुत होंगे विक्की और सत्येंद्र। जो साधु बनेंगे वो है सत्येंद्र और जो बेरोजगार होंगे वो है साधु। धन्यवाद। कौन क्या है ये आपको स्वयं पता चल जाएगा यहाँ आने के बाद, इसलिए आप देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन वाला सेगमेंट है, आप सुन लें अपना प्रश्न और उसका जवाब दे दें। ओवर टू विवेक कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर एक चुनौती और समाधान के बाद मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा और किसी एक को हाथ उठाकर उसका जवाब देना होगा। तो मेरा प्रश्न है कि सीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? हेलो, सीवीसी का फुल फॉर्म? एक लड़के ने हाथ उठाया है, मैं चाहूंगा वो यहाँ पर आए और अपना जवाब दें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सही जवाब था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और मैं चाहूंगा शुभम कुमार आप आए यहाँ, अपना पुरस्कार भी लेते जाएं। धन्यवाद। नाम बता दो बाबू। शुभम कुमार। शुभम कुमार, कक्षा अष्टम ब, कक्षा 8वीं ब का शुभम कुमार। सीबीसी, ये स्टैंड फॉर सेंट्रल बिजनेस कमीशन एंड कमिश्नर 2, दोनों कह सकते हैं। सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर और सेंट्रल बिजनेस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयोग, दोनों बातें सही हैं। धन्यवाद। ऐसे ही यदि आप लगातार ध्यानपूर्वक यहाँ बताई गई बातों को सुनते हैं और स्लाइड पे दिखाए गए चीजों को देखते हैं तो आपको भी पुरस्कार मिल सकता है, आपको भी यहाँ मंच से कुछ बोलने का मौका मिल सकता है। अरे नहीं बोलते बोलते। और अब हम चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम जो है बेरोजगार और साधु प्रारंभ हो। देखिए, वर्तमान में जो बेरोजगारी है वो तो है ही, अब ऊपर से उसी बेरोजगार को अगर एक ढोंगी ठगने के लिए आ जाए तो उस बेरोजगार पर क्या बीतेगी। आइए देखते हैं इस एक नुक्कड़ के माध्यम से, जिसे थोड़ा नाटक का भी रूप दिया गया है। तो आइए देखिए बेरोजगार और साधु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय श्री शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कंडी मत खड़का राजा सिद्धांत हर महादेव हर महादेव। हे शिव बेचागियो ना बेचबखियो त ना खाई जीव त ना रही जीव आ ना रही जीव त के कही शिव। हे शिव कल तो किसी जजमान को नहीं भेजे, आज तो भेज देना, पापी पेट का सवाल है। हर महादेव। आजकल तो सरकारी विभागों में नौकरियां आ ही नहीं रही हैं और 2-4 आ भी रही है तो उससे पहुंच वाले लोग हम जैसे को पहुंचने नहीं देंगे। लगता है इस बार ही मेरा कुछ नहीं होगा। गांव में लोग बोलते हैं नौकरी करो तो सरकारी न तो बेचो तरकारी। पहला तो नहीं हुआ, अब लगता है दूसरे से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे क्या, ये तो बड़े पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं। हेलो। कर्म से तो कुछ नहीं हो पाया और लगता है भाग में ही कुछ होगा। प्रणाम। आयुष्मान भव पुत, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, तुझो नव पुतो फल। क्या हुआ बालक? बाबा मेरा कुछ हो नहीं रहा है। आओ मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। एक मिनट रुको। अपना हाथ दिखाओ पुत। ये क्या? ये तुम्हारी हाथों की अकर रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को तो काट रही है। इसका तो अशुभ संकेत है। लेकिन अरे ये क्या? तुम्हारे लीलार पे बिलार का खून तो चमक रहा है। इसका तो शुभ संकेत है कि तुम आने वाले समय में चक्रवर्ती राजा बनोगे। कुछ नहीं तो कुछ तुम कंगाल बैंक का मैनेजर तो बनोगे ही बनोगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ मैं तुम्हें और बेहतर करने के कुछ उपाय बताता हूँ। बताइए बाबा बताइए। तो ध्यान से सुनना। नेकी कर, दरिया में डाल। शुभ शुभ दिन है, 10 रुपए निकाल। धान छानेंगे और दम लगाएंगे और तेरे नाम का डमरू बजाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा बेकारी ने मेरा डमरू कुछ इस तरह बजाया है कि एक जेब में आंसू, दूसरी खाली है, ऊपर की जेब में बाप को गाली है। जीने का टोटा है, जिंदगी मुरादाबाद लौटा है। जोरू न जाता है, बेकारी से नाता है। लड़की के बाप को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर चाहिए और मेरे बाप को टीवी, फ्रिज और स्कूटर चाहिए। बाप भिखारी हो गया है और दहेज साला एड्स की बीमारी हो गया है। बीमारी तो तेरे लिए वरदान हो जाएगी। इतना दहेज मिलेगा कि ये दुनिया हैरान हो जाएगी। ये ले रुद्राक्ष। बाबा 5 रुपए होता तो मॉल देता खरीदा उनके चेहरे पर जो जातिवाद का लंगोट पहन कर रहे हैं और आदमी होकर आदमी के खून से गोली खेल रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है? धीरे बोल, नहीं तो कोई सुन लेगा तो चेहरा तेरा लाल कर देगा। तेरे साथ हमें भी लाल कर देगा।
दो ही निकाल। बाबा 2 रुपए होता तो पुलिस को फोन करता और बोलता एक साधु एक आदमी के पीछे पड़ा है और जानबूझकर पड़ा है। 2 रुपये नहीं है तेरे पास, यहाँ क्यों खड़ा है? मल और मेरे साथ चल। बाबा साधना में दम है तो कुछ करके दिखाइए। आदमी को साधु नहीं, साधु को आदमी बनाइए। महात्मा जी, आप जैसा साधु हमने कभी नहीं देखा। आज अपने यहाँ सिद्ध कर दिया है इस भूखे देश का साधु। बच्चा, आज तक हमने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा, आज मिल ही गया है तो चल कम से कम चाय तो पिला। महाराज का छूट गया। आपने देखा कि किस तरह एक ढोंगी एक बेरोजगार को ठगते ठगते 10 रुपए से 1 कप चाय पर उतर आता है, लेकिन उसे अंदर जाने के बाद चाय मिली कि नहीं ये तो केवल